Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from accounting. So today we are going to do an O levels or IGCSE depreciation question from November 2020 पेपर 23. तो ये अभी आपके सामने O लेवल का पेपर ओपन हुआ है नवंबर 2020 पेपर 23. अगर आप लोग IGCSE का नवंबर 2020 पेपर 23 ओपन करेंगे तो यही सेम पेपर आपको नजर आएगा, क्योंकि अब 2020 से O लेवल और IGCSE दोनों का पेपर पैटर्न भी सेम है और सेम पेपर ही एग्जामिन होता है और सिलेबस भी सेम है. तो उसमें से हम क्वेश्चन वन करेंगे. अब पार्ट ए रेलेवेंट नहीं डेप्रिसिएशन के लिए, इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा. नाउ हियर्स द रियल डील. Taria is preparing her financial statements for the year ended September 2020. She provides the following information for fixtures and fittings. तो हमेशा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ईयर अगर एंड हो रहा है जैसे सितंबर 2020 में, तो ये समझने की कोशिश करें कि ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा. कैलेंडर ईयर होता तो आसान होता है कि ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड हो जाता है. तो इसका इजी वे होती है कि जब जैसे सितंबर में ईयर एंड हो तो उसके बाद वाला जो मंथ होगा उसी से ईयर स्टार्ट होगा. तो इट मीन्स अक्टूबर 2019 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा. और जगह जगह यहाँ आपको पता भी चल रहा है कि 2019 अक्टूबर 1 के आपको ओपनिंग कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस प्रोवाइडेड है. बाय द वे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बनता है. तो इट मीन्स ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है फिक्सचर एंड फिटिंग्स की. अब ड्यूरिंग द ईयर sold fixtures received a check. The fixtures had been purchased on 1 February 2018 for 1500. Purchase new fixtures paying by check. तो अब इसमें टास्क ये होगा कि हमें जो ये डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग्स है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी. इसीलिए उसने आप लोग को डेट ऑफ परचेज बताई कि वो कब परचेज किया था. Taria's policy is to provide depreciation of fixture and fittings at 10% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of disposal. तो हमारे मेन टास्क है prepare the following accounts for the year ended 30 September 2020. Close the accounts by balancing or by making an appropriate year end transfer. Fixture and fitting account, provision for depreciation account, disposal account. और ये तीनों अकाउंट्स बनाने के 11 मार्क्स है. और टी अकाउंट का वो फॉर्मेट और स्पेस आपको खुद बना के देगा, आप लोग को सिर्फ उसे सही से फिल करना है और प्रिपेयर करना है. वरना 10-12 साल पहले जो है वो टी अकाउंट का फॉर्मेट भी खुद ही बनाना पड़ता था और उसको प्रिपेयर भी करना पड़ता था. तो आप लोग को सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस अब दे रहा है एग्जामिनर कुछ ईयर से कि टी अकाउंट को फॉर्मेट वो खुद बना के देता है. तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंट में चॉइस हो तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट या कॉस्ट का अकाउंट प्रिपेयर कर ले, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है. जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट है वो डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है. और इन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में चाहे ओ लेवल हो चाहे एस लेवल हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एग्जामिनर ट्रिकी रखता है. तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है नॉन करेंट एसेट्स का, जो परचेज किया उसकी कॉस्ट गिवन है, जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी कॉस्ट गिवन है, तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इसको. डेट्स को कॉलम्स में दिया तो उसका हम स्किप नहीं करेंगे. अक्टूबर 1 से ईयर स्टार्ट हो रहा है 2019. ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में अगर आप लोग अबव देखें तो 28,600 है. जैसे वी आर गोइंग टू राइट इट एज बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. फिर मार्च 31 2020 की है, मार्च 31 उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया. तो 2020 मार्च 31 परचेज न्यू फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक. 3500. तो ऑब्वियसली नॉन करेंट एसेट परचेज करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, नॉन करेंट एसेट डेबिट होगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एडिशन हम यहाँ बैंक लिखेंगे, क्योंकि ये सेम 3500 पे बैंक में क्रेडिट होगा. तो ये डिटेल्स के कॉलम में आपको अकाउंट के रेफरेंसेस सही देना, इसको एग्जामिनर लेके बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है और एग्जामिनर की स्ट्रिक्ट मार्किंग है इसको लेके. तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें. स्टूडेंट्स अक्सर बेशतर एडिशन परचेज ऑफ एनसीए लिख देते, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल.
जनवरी 31 को हमने एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया था, उसकी कॉस्ट 1500 है। 1150 नहीं लिखिएगा, 1150 नहीं लिखिएगा, वो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल है, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल है, उसकी कॉस्ट जो 1500 थी, तो मेरा कॉस्ट क्रेडिट करनी है और हम डिस्पोजल अकाउंट का रेफरेंस देंगे क्योंकि यही सेम 1500 पर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होगा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द बैलेंस ईडी, लेकिन उससे पहले हम फुटिंग कर लेंगे। 32,100, 32,100 माइनस 1500, 30,600, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 2020 और सितंबर 30। इस और न्यू ईयर स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 ऑफ 2020 से। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर, उसे नेक्स्ट ईयर और मंथ में ओपनिंग एज बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जरूर शो करें, 1 मार्क्स बोनस का होता है इसका। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सर एंड फिटिंग्स अकाउंट। पहले हम एक काम करते हैं, इस पे ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। अक्टूबर 1, 6185। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, 1 साल का डेप्रिसिएशन, वो कैलकुलेट करना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो हम टीचर्स तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक देखिए, एक तो पुराने फिक्सर एंड फिटिंग्स है, हमने न्यू फिक्सर एंड फिटिंग परचेज किया, और उसी पुराने फिक्सर एंड फिटिंग में से हमने एक जो फिक्सर एंड फिटिंग पुराना है वो डिस्पोज ऑफ भी किया। अगर डिस्पोजल ना हो रही होती तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं होता डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो अब जो रिड्यूसिंग बैलेंस पे मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, इफ दे वांट टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स और अपने लिए थोड़ा आपको इसको ईजी करना है अपने लिए, तो सबसे पहले जो न्यू फिक्सचर है या न्यू नॉन करंट एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज या ईयर 1 पे कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज या फर्स्ट ईयर में कोई नेट बुक वैल्यू नहीं होती। और फिर जो पुराने नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि उसकी नेट बुक वैल्यू होती है। अब उसमें से भी एक ट्रिकी इशू ये है कि एक फिक्स एंड फिटिंग डिस्पोज ऑफ हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? और इतना बेवकूफ़ तो कोई है नहीं कोई अपने नए नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देगा खरीद के। और बाय द वे नया न्यू करंट एसेट खरीदा भी हमने बाद में, जो नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ किया वो उससे पहले किया जनवरी में। तो बाय द वे थोड़ी डिटेल वर्किंग्स में व्हाइट बोर्ड में करूंगा, तो जो साथ साथ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जिनके पास एक क्वेश्चन है दैट्स वेल इनफ, और जिनके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर का लिंक प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम न्यू एसेट पे निकाल लेंगे, न्यू फिक्सचर की कॉस्ट है 3500। और बाय द वे हमने ये मार्च 31 में खरीदा है, इट मीन्स हमने इसको सिर्फ फ्यू मंथ्स यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर। अगर मार्च के एंड में इसका मार्च में यूज नहीं किया, अप्रैल से उसको यूज करना स्टार्ट किया होगा। तो हमने अप्रैल से सितंबर तक यूज किया, हमने उसको स्पेसिफिक मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर यूज किया न्यू फिक्सर्स को, बट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो चाहे नॉन करंट एसेट बिल्कुल बिगिनिंग में परचेज किया, या मिड ऑफ द ईयर में परचेज किया, या ईयर एंड में परचेज किया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हम 3500 पे 20% कर देंगे, सॉरी 10% है। तो दैट इज 350। अब देखिए हमने जो पुराने फिक्सर डिस्पोज ऑफ किए जनवरी 31 को किए, और ये जो
ईयर बिगनिंग की कॉस्ट और ईयर बिगनिंग डेप्रिसिएशन दी हुई है अक्टूबर 1 2019 की दी हुई है। तो इजंट इट, ये जो हमारे डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर्स है इसकी नेटबुक वैल्यू यहाँ इंक्लूडेड होगी अब। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली ईयर बिगनिंग की कॉस्ट माइनस ईयर बिगनिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22415। अब इस ईयर बिगनिंग एंड नेटबुक वैल्यू में से अगर हम डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की नेटबुक वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं उनकी नेटबुक वैल्यू बच जाएगी। और उनकी भी नेटबुक वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जो डिस्पोज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट है उस पर करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब बाय द वे एक इशू ये भी कि जो डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर्स है इसकी नेटबुक वैल्यू है नहीं, इसकी कॉस्ट और इसकी प्रोसीड्स गिवन है, तो हमें नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए हमें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। और उसका एक फायदा ये भी कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डिस्पोज्ड ऑफ व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव करनी होती है, तो वो वैल्यू भी हमारे पास अभी से आ जाएगी। तो फर्स्टली वी नीड टू काउंट ये जो डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर्स है इसको हमने कितने ईयर्स यूज किया था। इसको परचेज किया गया था फरवरी 2018 में और कंपनी का ईयर एंड होता है सितंबर में। इट मींस इसका ईयर वन जो है इसका ईयर वन हो गया। फिर सितंबर 2019 इसका ईयर टू हो गया। और फिर जो करंट ईयर है सितंबर 2020 उसमें हमने मार्च 31 में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इट मीन्स 2 ईयर्स दो पूरे साल यूज़ किया और थर्ड ईयर में कुछ मंथ्स हमने इसको यूज़ किया। तो वो उसने साफ लिखा नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो इट मीन्स थर्ड ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। इट मीन्स इसमें 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन होगी। अब स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इस पर 10% लगाता और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता तो आ जाता 2 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बट द प्रॉब्लम इज ये क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है, तो अब मैं आपको इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जो उसका फर्स्ट ईयर सितंबर 2018 उसमें तो कॉस्ट में ही चार्ज होगा, तो सिंपली 1500 का 10% हो जाएगा 150। इसी तरह एट द एंड ऑफ ईयर वन हम नेटबुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे विच विल बी 1500 माइनस 150। तो ये 1350 हो जाएगा। बट सेकंड ईयर में अब नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो ये जो ईयर वन के एंड में नेटबुक वैल्यू आया था इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। वन 135। अब ईयर टू के एंड में हम नेटबुक वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड होगी ऊपर। अगर पहले हम एक काम करते हैं 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर्स का, तो इट विल बी 150 प्लस 135। सो दैट विल बी 285।
अब हम नेटबुक वैल्यू निकाले थे, तो एक तरीका तो ये कि कॉस्ट माइनस 2 years का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी विच विल बी 285, 1215। और मेथड टू ये कि जो ईयर 1 के एंड की नेटबुक वैल्यू है उसमें से 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है, तो अब सिंपली बस अगर सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज माइनस कर दे तो अपडेटेड नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों से आप देखें सेम नेटबुक वैल्यू आ रही है। अब ये हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगा, जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है नॉन करेंट फिक्सर्स की वो 22415 है। तो अगर मैं 22415 में से डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की नेटबुक वैल्यू माइनस कर दूँ विच इज़ 1215, और ये सितंबर 2019 की नेटबुक वैल्यू है सेकंड ईयर, क्योंकि इसका एंड हो रहा है सितंबर 2019 में, और सितंबर 2019 की क्लोजिंग के अक्टूबर 1 के ओपनिंग बन गए होंगे। तो 22415 माइनस 1215, अभी जो पुराने फिक्सर्स है इसके हम नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 2120। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हमें अगर निकालना फिक्सर्स का जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यूज होगा, तो नए फिक्सर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज 350 है, पुराने फिक्सर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज 2120 है। तो दिस इज 2470। नाउ वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अब उसको प्रिपेयर करेंगे। बाय द वे आप से ये जो वर्किंग्स नोट डाउन करनी तो पॉज करके कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज वी कैन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम चार्ज फॉर द ईयर लेंगे। अब इसे चार्ज फॉर द ईयर नहीं या इनकम स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज द रीजन इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा। तो 2470 हम जब यहाँ क्रेडिट करें तो हमें उस अकाउंट का रेफरेंस देना है जहाँ ये सेम 2470 क्रेडिट होगा। तो 2020 की डिस्पोज ऑफ एसेट की डेप्रिसिएशन उस डेट पे रिमूव कर ली जिस डेट पे हम उसको डिस्पोज ऑफ करें, तो डेट इज मार्च, सॉरी दैट इज जनवरी 31st। अब यहाँ डिस्पोजल अकाउंट मेंशन करना है क्योंकि ये सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ फिक्सचर्स ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब हम इसकी फुटिंग कर सकते हैं आराम से और बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सितंबर 30 को दैट्स विल बी बैलेंस सीडी। बाय द वे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वैसे एक्सपेंस का अकाउंट है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी इसलिए होते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। अगर हम बीडी और सीडी नहीं करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। एंड अनदर थिंग इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर द नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो ये इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। और प्रोविजन के अकाउंट्स के हमेशा डेबिट और क्रेडिट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आप लोग देखो तो ये डेबिट ही हो रहा है।
नाउ इन 2020 अक्टूबर 1 से न्यू ईयर स्टार्ट होगा। जो करंट ईयर का बैलेंस शीट है उसको बैलेंस बीटी ज़रूर करें फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। और बाय द वे डिस्पोजल अकाउंट इसके लिए भी हमारे पास सब कुछ है। दो वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन थी, एक वैल्यू रिक्वायर्ड थी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की, तो 2030 जनवरी 31, तो उसकी कॉस्ट 1500 है। तो मैंने फिक्स एंड फिटिंग का रेफरेंस दिया क्योंकि वहाँ ये सेम 1500 क्रेडिट हुआ है। अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 285। तो हम इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्योंकि ये सेम 285 पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट हुआ है। और नॉन करंट एसेट को बेच के हमने रिसीव किए थे 1150 रिसीव्ड अ चेक। इट मींस बैंक में ही डेबिट होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, यहाँ ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ बैंक का रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि सेम अमाउंट पे बैंक में डेबिट होगा। अब टी अकाउंट से एक्चुअली गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ईजी है। अगर डेबिट साइड एक्सीड करी क्रेडिट साइड को तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड एक्सीड करी डेबिट साइड को तो गेन होगा। हाँ, डेबिट साइड एक्सीड करिए क्रेडिट साइड को। पहले हम बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड्स में फुटिंग लिख देंगे। और 1500 माइनस 285 माइनस 1150 तो 65 बच रहा है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। अब स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते कि इसको लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल लिखते थे। अब लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस है तो दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा, वहाँ डेबिट करवाना है तो यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आपको इनकम स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि अब ये लॉस आपका डेबिट होगा इनकम स्टेटमेंट में। बाय द वे लास्ट में आप लोग को ये भी दिखाना था, मार्क्स की मिसले में शो करूं आफ्टर इसके बाद जो क्वेश्चन का पार्ट है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आप लोग को आईडिया है कि एग्जामिनर टी अकाउंट्स पे क्या एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से। तो आई होप आप लोग एडिशनली उसने बैंक लिखा है, इसी तरह से चार्ज फॉर द ईयर इसने इनकम स्टेटमेंट लिखा है, डिस्पोजल लिखा है, फिक्सचर इन फिटिंग, क्यूमुलेटिव प्रोविजन फॉर उसने लॉस एंड डिस्पोजल इसने इनकम स्टेटमेंट लिखा है। तो टी अकाउंट में प्लीज रेफरेंसेस जो है वो सही दें इसको। एग्जाम और 1 मार्क्स आपका डेट्स का भी है। देखिए एग्जामिनर रिपोर्ट पे एग्जामिनर लिखा है ऑल डे टू डे रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। दोस कैंडिडेट्स हु हैड गुड नॉलेज ऑफ डबल एंट्री वर एबल टू अप्लाई दिस टू वेरियस सिनेरियोज इन लेजर अकाउंट्स। Attention must be given to the words in the details column and the dates as well as the figures. तो लेजर अकाउंट्स टी अकाउंट्स को कहते हैं। तो उसमें कह रहे हैं आपके फिगर्स के अलावा आपके डिटेल कॉलम में जो रेफरेंसेस आप दे रहे हैं वो भी सही होनी चाहिए, डेट सही होनी चाहिए। Now let's read the first paragraph first. Using data provided, candidates were required to prepare ledger accounts for a non-current asset, P for debt and disposal. Many candidates found this very difficult, and there were many scripts where the cost and depreciation items were duplicated in 2 or more accounts. Additional practice on this topic would have benefited many candidates. मैंने क्वेश्चन आप लोग के सामने सॉल्व किया। आई थिंक सो इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता है कि डेप्रिसिएशन करना कैसे। लेकिन कैंडिडेट्स की बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी और कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कौन सा आइटम कहाँ लेना है, रेफरेंसेस कैसे देने।
It is important to remember that only entries relating to cost are entered in non-current asset account. In this particular question, the entries in the asset account were the cost of the fixtures held at the start of the year, the fixture purchase, and the cost of the purchase fixtures disposed of. Common errors were to include the proceeds of the sale of a fixture. तो सब आगे पीछे कर दिया. नॉन करेंट एसेट के अकाउंट में सब कॉस्ट आती है, चाहे नए नॉन करेंट एसेट्स की, डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स की. अब उस पर जो प्रोसीड्स है वो ले रही है, वो बैंक में डेबिट होते हैं और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. Should have started with an opening balance. The depreciation related figure disposed of should have been debited to remove it from the account. This amounted to 285. The depreciation for the year on asset held at the end of the year should have been credited. The disposal account compares the difference was a loss which has to be transferred to the income statement. In all three accounts, attention to detail was necessary to ensure that the entries were correctly dated and the words in the details column were the name of the account in which the rebellion would made. तो क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है. कोई अमाउंट आप किसी टी अकाउंट में डेबिट करें तो डिटेल कॉलम में आपको उस अकाउंट का नाम लिखना है जहां वही सेम अमाउंट क्रेडिट होगी. तो आई होप सो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे. और सर्टेन चीज़ हम सोच रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर एक मार्क्स की में एग्जामिनर रिपोर्ट से अच्छा रियलिटी चेक मिल जाता है. अल्लाह हाफिज़.